Good morning, everybody. We are continuing our lecture with physiology of plants. Okay, so in plant physiology, we already finished plant growth and development, transportation, respiration. Now only 2 points are remaining, that is photosynthesis and mineral nutrition. So we are continuing with the photosynthesis. You already photosynthesis studied in 9th class. Okay, my voice is slow. Yes. Okay, now it is clear. So photosynthesis. Can you tell me the definition of photosynthesis? क्या आप मुझे photosynthesis occur in plants with the help of hemoglobin through the sunlight. Help of hemoglobin, Mayur. Photosynthesis occur in plants with the help of sunlight and they produce their food. With the help of sunlight. Very good. और कोई बताएगा? Gargacing process by which plant make their food. Very good. Nalkar saying process by which plant making their food. Vaishnavi also saying making their food with the help of that process. Ankita also saying conversion of the sunlight to produce food. Using the sunlight to produce the food. Saili saying plant make their own food material by using the light. Okay. So everyone knows that what is photosynthesis. Photo means light. Okay. And synthesis means the production or the formation of the formation of the food material. So it is an anabolic process. On the basis of its activity, on the basis of its nature, we can call it that is anabolism. Okay. So yeah, in photosynthesis, simply there is formation of food by using sunlight as a source of energy and raw material as CO2 and water. तो photosynthesis क्या है? Formation of the food by using sunlight as a source of energy and raw material. तो यहाँ पर आप sunlight यूज करते हो, raw material यूज करते हो. Raw material क्या यूज कर रहे हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और सिंपल सी प्रोसेस है. तो इसमें जब sunlight यूज किया जाता है तब एक फेज होती है फोटोसिंथेसिस की और एक फेज के अंदर फूड मटेरियल फॉर्म किया जाता या तो एक फेज के अंदर वहां पर ग्लूकोज फॉर्मेशन किया जाता है. तो दो फेजेस हुए इसके. On the basis of definition, formation of food एक फेज हुई और using sunlight ये एक फेज हुई. जब आपको फूड फॉर्म करना है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है थ्रू प्रोटॉन्स या तो हाइड्रोजन. ओके, अब ये हाइड्रोजन आपको कहां से मिलेगा? तो वाटर से मिलेगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों भी यहां पर एज ए रॉ मटेरियल है टू फॉर्म द फूड मटेरियल. तो यहाँ पर फूड मटेरियल कैसे फॉर्म किया जाएगा? सिंपल सी प्रोसेस देखो. H2O ये वाटर है, तो इस वाटर पर यहाँ पर सनलाइट एक्ट होगा. यहाँ पर क्या होगा? इस पर सनलाइट एक्ट होगा. जब वाटर पर सनलाइट एक्ट होगा तो वाटर स्प्लिट हो जाएगा. तो H2 प्रोटॉन एक जगह पर रहेगा और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा. ठीक है. ये जो सेपरेट हुआ ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा. जैसे कि हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकलता और रेस्पिरेशन में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. तो जैसे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता वैसे ही फोटोसिंथेसिस के अंदर भी क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है. लेकिन ये ऑक्सीजन कहां से निकला है? तो ये ऑक्सीजन निकला है वाटर के अंदर से. इसको याद रखो आप. इसके लिए हमको 11th स्टैंडर्ड के अंदर सेपरेट चैप्टर स्टडी करना है. ठीक है. और अगेन इसी के अंदर चैप्टर के शुरू में
आपको सेपरेट रिसर्च स्टडी करना है और which proving that the oxygen released from water not from the CO। तो इसमें हमको कुछ रिसर्च स्टडी करना है जो प्रूव कर रहे हैं कि ऑक्सीजन ये वाटर में से बाहर निकल रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। वैसे हम अगर सीधे देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो ऐसे माना जाता था, मतलब जो प्रीवियस रिसर्च के अंदर ऐसे कहा जाता था कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में से बाहर निकलता है और वो जो कार्बन है वो कार्बन वाटर से मिलकर फूड मटेरियल यानी कि ग्लूकोज या तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। एक्चुअली वो ऐसे नहीं है। एक्चुअली कैसे है कि ऑक्सीजन यहाँ वाटर में से बाहर निकलता है कि जब लाइट H2 पर एक्ट होती है तब क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगा। अब ये हाइड्रोजन यूज किए जाएंगे CO2 के साथ, इसको यूज किया जाएगा CO2 के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ, मतलब रिडक्शन प्रोसेस है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ, अब यहां से आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट। अब यहां से आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का जो नेचर है, केमिकल नेचर, इसमें क्या होता है आपका CHO होता है। तो जब ये मिले दोनों भी मिले तो हमने ये यहां पर क्लियर किया कि इसे कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया? दिस इज ओवरऑल एक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये ओवरऑल प्रोसेस है इन शॉर्ट जो मैंने आपके सामने रखा हूं। तो जब पहली प्रोसेस होती है जहां पर लाइट का यूज किया जाता तो इसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, लाइट रिएक्शन, व्हिच इज द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की पहली फेज। और यहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट बना, दिस इज द सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, वी कॉल इट डार्क रिएक्शन। हम इसे क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। देखो यहां पर मैं पूरा डेप्थ में नहीं दूंगा, ये सिर्फ आपको जो है रिमाइंड कराने के लिए है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर एनर्जी भी जनरेट होता है, तो एनर्जी भी बनता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होना और एनर्जी जनरेट होना, तो इस प्रोसेस को हम सिंपली एक स्पेसिफिक नाम देते हैं लाइट रिएक्शन को, दैट इज वी कॉल photophosphorilation. By using light, there is an splitting of water molecule and generate the energy. वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाएगा और एनर्जी को जनरेट किया जाएगा, उसे क्या कहते हैं, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन को सिंपली क्या कहा जाता, फोटोफॉस्फोराइलेशन को क्या कहा जाता है कि लाइट एनर्जी का conversion of light energy into chemical form, that is ATP। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें करना है यहाँ पर आपको, तो केमिकल फॉर्म के अंदर करना है, दैट इज ATP, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? तो ये हुआ आपका लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन क्या है, तो डार्क रिएक्शन के अंदर आप क्या करोगे, ये जो इसने ATP बनाया, इस ATP का आप यूज करोगे और यहाँ पर आप फूड मटेरियल मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करोगे। मतलब डार्क रिएक्शन में होता क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म होगा, और ऑर्गेनिक मटेरियल आपको फॉर्म करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि प्लांट विल फिक्स द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा कि प्लांट क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल ये सारे क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनिक मटेरियल ये कार्बन कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की इसको जरूरत है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा, एटमॉस्फेयर में से, और एटमॉस्फेयर में से ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएगा, दैट इज अ डार्क रिएक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। तो आपको 11th में स्टडी करना है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन के दो टाइप हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन के दो टाइप हैं। इसके अंदर एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। किस लिए होता है ये, किस लिए, व्हाई? सो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, both are independent to each other और interdependent to each other। मतलब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूज होंगे और डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट ये लाइट रिएक्शन में यूज होंगे। इंटरडिपेंडेंट, ये दोनों अपने अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं।
साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सो दे प्रोड्यूसेस दी दैट इज असिमिलेटरी पावर। तो लाइट रिएक्शन क्या देगा आपको, लाइट रिएक्शन देगा असिमिलेटरी पावर, इज यूज असिमिलेटरी पावर। ये पावर यूज होगा कहां पर, डार्क रिएक्शन के अंदर। तो ये असिमिलेटरी पावर किस फॉर्म में है, ये असिमिलेटरी पावर है एटीपी और NADPH2 के फॉर्म में, याद रखो किसके फॉर्म में है, the assimilatory power is in the form of ATP and NADPH2, both are formed in the night reaction. Are you understanding, are you understanding this? Okay, so यहाँ पर लाइट रिएक्शन में आपको मिला ATP NADPH2, कैसे है वो हम रिएक्टिव फॉर्म के अंदर 11 के अंदर वैसे भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ATP NADPH2 के फॉर्म में मिला। अब ये ATP NADPH2 यूज होगा कहां पर, डार्क रिएक्शन के अंदर। क्या होगा ये, इसको डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा। डार्क रिएक्शन में यूज करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। अब देखो कैसे, तो यहाँ पर आपको लगेंगे टोटल 18 ATP मॉलिक्यूल्स, कितने 18 ATP मॉलिक्यूल्स और 12 NADPH2, कितने लग रहे हैं यहाँ पर देखो, 18 ATP मॉलिक्यूल, 18 ATP मॉलिक्यूल लगेंगे और 12 NADPH2 यहाँ पर लगेंगे। तो 18 ATP एंड 12 NADPH2 का यूज करके ये बनाएगा 1 ग्लूकोज। ये क्या करेगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा। याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बेसिस पर नेट में भी क्वेश्चन है जो मैंने आपको बेसिस में कहा। तो कितने एटीपी लगेंगे, 18 एटीपी, और कितने NADPH2 लगेंगे यहाँ पर, 12 NADPH2 लगेंगे। और इतने दोनों लगकर, ये दोनों जब यूज होंगे तब जाकर आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको बनाना है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 एटीपी लग रहे हैं और 12 NADPH2 लग रहे हैं। समझ में आ गया आपको, इसको याद रखो, मैंने इसको बार बार कहा, I repeated many times. What? That is, in the photosynthesis, for the purpose to form one glucose molecule, it requires 18 ATP molecules as well as 12 NADPH2. Hence, ATP and NADPH2 both are the assimilatory power which are produced in the light reaction and used in the dark reaction. Clear? तो आपको ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया यहाँ पर कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो भी एसिमिलेटरी पावर बनेगा एटीपी और NADPH2 उसको कहाँ यूज किया जाएगा, डार्क रिएक्शन के अंदर। और डार्क रिएक्शन में उसको यूज करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते वक्त में अब यहाँ से रिलीज होगा क्या, 18 ADP, यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर से क्या रिलीज होगा, 12 ADP and 18 ADP and 12 NADP। सर बोर्ड वरचे क्लियर नाही दिसत, क्लियर दिसत नाही फॉर ऑल, सबके लिए ये हो रहा है, नो सर। ओके, सो जिनका ये प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग अपने नेटवर्क को देख लो। वैसे मैं इसको क्या करता हूँ, इसका फोटो निकालकर आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका होगा, बस आपको लिखना है तो मैं इसको क्या करूंगा, सेंड करूंगा। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, तो यही फोटोसिंथेसिस है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर इसको आप छोड़ोगे तो दूसरा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी जिसको ये पूरा दिख रहा है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा आपको लेकर जाना है, और जिसको नहीं दिख रहा है मैं उसको क्या करता हूँ, ये आपके ग्रुप पर इसको सेंड कर देता हूँ। Now is it done? Okay. तो जैसे लाइट
रिएक्शन आपको दो फॉर्म में मिल रहे हैं। वैसे डार्क रिएक्शन प्लांट के डिसीज पर अलग अलग फॉर्म कंसिस्ट करते हैं, क्योंकि प्लांट अलग अलग है। अब आप याद रखो, कुछ प्लांट ये डार्क रिएक्शन के अंदर जो पहला प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। कुछ प्लांट जो पहला प्रोडक्ट बनाते हैं स्टेबल प्रोडक्ट, वो 4 कार्बन कंपाउंड का होता है। तो इस बेसिस पर आपके डार्क रिएक्शन वो अलग अलग टाइप की होगी, जिसमें एक होगा C3 साइकिल, एक होगा C4 साइकिल और एक होगा कैम पाथवे। ये तीनों टाइप आपको 11 में पूरा डेप्थ में स्टडी करना है। C3 इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये होगा 3 कार्बन का, ठीक है। C4 इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा 4 कार्बन का। कैम का भी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये 4 कार्बन का होगा। तो C4 और कैम में क्या डिफरेंस होगा? C4 और कैम में डिफरेंस है, ये ऐसा डिफरेंस है कि C4 प्लांट्स ये दो जगह पर होंगे, मतलब बंडल शिप और मेसोफिल सेल में ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट करेगा। तो कैम का ऐसा नहीं होता है। कैम पे क्या होता है? कैम में बंडल शिप के अंदर जो रिएक्शन C4 में होती है, कैम में वो रिएक्शन होती है डे टाइम में, ठीक है। और मेसोफिल में जो रिएक्शन होती है कैम में वो रिएक्शन होती है नाइट टाइम में। ये डिफरेंस है दोनों में। कैम क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मतलब ये प्लांट ज़ीरोफाइटिक है जहां पर वाटर कम होता है, ठीक है। तो पानी कम होने की वजह से डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो डे टाइम में स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं सकते, वो तो रात में लेंगे। तो इसीलिए जो डार्क रिएक्शन कंप्लीट की जाती है वो सॉरी डे में कंप्लीट की जाती है, और नाइट के अंदर सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर नाइट के अंदर रिएक्शन कंटिन्यू की जाती है, मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम किया जाता, ताकि कंप्लीट प्रोसेस डे होती है। इन डेप्थ हम इसको सेपरेट 11 में देखेंगे, यहाँ पर अगर बता दिया तो 11 पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया फोटोसिंथेसिस क्या है? हाँ, ओके। सो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों मिलकर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ, ये दोनों का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। क्या करते हैं ये दोनों? दैट इज द बैलेंसिंग द O2 and CO2 इन एटमॉस्फेयर। अब आपको तो मालूम है कैसे बैलेंस करेंगे। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो O2 यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और O2 रिलीज होता है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर के अंदर O2 एंड CO2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बैलेंस करने का इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। सो दिस इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अब लास्ट पॉइंट हमको देखना है, लास्ट प्रोसेस हमको देखना है, दैट इज एन मिनरल न्यूट्रिशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, जिन लोगों का एडमिशन लेट है उन लोगों के लिए मेरे सारे वीडियोस श्री गणेश प्लस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, ठीक है। और वो पीछे वाले वीडियोस होंगे। जल्दी हम लोग आज या कल 2 दिनों के अंदर आप लोगों को ये वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, उन वीडियोस को देखकर अपना जो पीछे का जितना भी ब्रिज कोर्स के अंदर हुआ है उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन तो आप लोगों को मालूम है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म को अपने ग्रोथ के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, दैट ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। उनको क्या चाहिए? उनको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन जब बनेगा तो मतलब ये न्यूट्रिएंट्स जो है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस करके बॉडी के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगे और बॉडी को ग्रो करेंगे। So for the purpose of growth and development, the minerals are most important components.
तो ये मिनरल्स जो होते हैं, ये मिनरल्स अलग अलग फॉर्म के अंदर प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। तो अलग अलग फॉर्म में कैसे अवेलेबल, ये चीज आप लोग याद रखो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉइल फॉर द प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ देयर डेवलपमेंट, दे रिक्वायर द सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ मिनरल्स। उन्हें सॉइल क्यों चाहिए? उन्हें सॉइल, प्लांट को सॉइल चाहिए मिनरल्स के लिए। तो आप मिनरल्स को अगर पानी में अगर प्रोवाइड करते हो ना, तो ये पानी भी प्लांट को डेवलप करेगा। तो आपने ये भी देखा होगा टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है। टिश्यू कल्चर के अंदर आप देखो, टिश्यू कल्चर के अंदर समझो ये छोटा सा हम इसे कहेंगे टेस्ट ट्यूब। अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया कैसे बना? इट इज एन कल्चर मीडिया। अभी कल्चर मीडिया कैसे बना? वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर क्या किए? वाटर डाल दी और न्यूट्रिएंट्स डाल दी, बस। सॉइल नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ सॉइल। और यहां पर आपने क्या किया? आपका जो सेल है, सेल या टिश्यू यहां पे आपने डाल दिया। अब आपका ये सेल या तो टिश्यू है जिसे हम यहां नाम देंगे प्रोपोग्यूल, या तो इसे एक्सप्लांट भी कहते हैं। सभी नाम मैंने यहां लिखे। इसे एक्सप्लांट भी कहते हैं, प्रोपोग्यूल भी कहते हैं, बट एक्चुअली वो किस फॉर्म में होता है? सेल या टिश्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्लांट है इसको हमने कल्चर मीडिया में डाला, इसे कहते हैं एक्सप्लांट कल्चर। और यहां पर ऊपर क्या कर देंगे? इसको कॉटन प्लग लगा देंगे, मतलब पैक कर देंगे। कुछ दिनों बाद आपको दिखेगा कि ये न्यूट्रिएंट को यूज करके ये जो सेल या टिश्यू है ये अनऑर्गेनाइज्ड मास में कन्वर्ट हुआ है। इट कन्वर्टेड टू अनऑर्गेनाइज्ड मास। ये ऐसे ये अनऑर्गेनाइज्ड मास के अंदर कन्वर्ट हुआ, जिसे हम कहेंगे कैलस। इसे हम क्या कहेंगे? कैलस। कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ टिश्यू। याद रखो, कैलस क्या है? कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ टिश्यू। अब उसके बाद में कैलस, अब ये कैलस फिर न्यूट्रिएंट लेगा, इसके साथ इसको कुछ हार्मोन्स की जरूरत भी रहेगी, जैसे ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइन्स। तो हमने क्या किए? इसको ऑक्सिन्स और साइटोकाइन प्रोवाइड किए। ठीक है, हमने इसको प्रोवाइड किया। अब प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा? यहां पर मॉर्फोजेनेसिस होगा। क्या होगा यहां पर? मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब आपका कैलस अब कन्वर्ट हो रहा है। तो कैलस कन्वर्ट कैसे होगा? तो पहले तो कैलस कन्वर्ट होगा रूट में। मॉर्फोजेनेसिस मतलब ये राइजोजेनेसिस करेगा पहले। अब यहां देखो आप, इसने क्या किया? पहले रूट फॉर्मेशन किया। अब ये क्या करेगा? ऊपर शूट फॉर्मेशन करेगा। तो आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे प्लांट भी देखा होगा इसके पहले, जो मैंने यहां आपके सामने रखा हूं। ठीक है, हमने इसको सॉइल नहीं प्रोवाइड किया। हमने इसे सॉइल नहीं प्रोवाइड की। क्या किया? सिर्फ कल्चर में दिया, मतलब पानी के अंदर दिया, सॉइल नहीं दिया। फिर भी प्लांट यहां डेवलप हुआ है। फिर भी यहां प्लांट क्या हुआ? डेवलप हुआ। अब यहां देखो, जो शूट बना है ऊपर, इसे हम कहते हैं कॉलोजेनेसिस। याद रखो, डेफिनेशन आपके पास लिख लो। व्हाट इज कॉलोजेनेसिस? कॉलोजेनेसिस मींस शूट फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ शूट फॉर्मेशन। और ये नीचे रूट दिख रहा है आपको, तो ये मॉर्फोजेनेसिस का अनदर टाइप है राइजोजेनेसिस। राइजोजेनेसिस, राइजोजेनेसिस मतलब क्या होता है? राइजोजेनेसिस मतलब रूट फॉर्मेशन। तो कॉलोजेनेसिस है शूट फॉर्मेशन, और राइजोजेनेसिस है आपका रूट फॉर्मेशन। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है प्लांट टिश्यू कल्चर। ये कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। मैंने आपको बताया कि मिनरल्स कैसे रिक्वायर्ड है। सॉइल चाहिए मिनरल्स के लिए। अगर आपके सॉइल ना हो लेकिन मिनरल्स आपने थ्रू वाटर प्रोवाइड किया, तो भी आपका प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्लांट को जरूरत है सिर्फ मिनरल न्यूट्रिशन की। तो इतना इंपॉर्टेंट है मिनरल्स। और ये टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम वाटर का यूज कर रहे हैं for the purpose to develop the plant, इसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोपोनिक्स।
वैसे इसकी कंप्लीट थ्योरी आपको स्टडी करना है 11th के अंदर, कंप्लीट चैप्टर आपको स्टडी करना है 11th के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन, मैंने इन शॉर्ट आपके सामने रख दिया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स आर देयर, तो मिनरल्स अलग अलग है, टोटल 17 एसेंशियल मिनरल एलिमेंट है, जिसमें 17 एसेंशियल एलिमेंट्स आर देयर। अगले 17 डिवाइड हो गए आपके माइक्रो और मैक्रो में। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये नाम किस बेसिस पर लिए हैं, ये नाम किस बेसिस पर, याद रखो मैक्रो इस ये चाहिए ज्यादा में, मतलब लार्ज अमाउंट के अंदर चाहिए, it required in large amount, hence it is called as the macronutrient or macro elements। अब माइक्रो ये चाहिए कम अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट, इसलिए इसे ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है, hence they are also called as a trace element। ठीक है, तो ये लार्ज अमाउंट में चाहिए, स्मॉल अमाउंट के अंदर चाहिए, वो लार्ज में चाहिए इसलिए उसे मैक्रो कहते हैं, और ये स्मॉल में चाहिए इसलिए इसे क्या कहते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। एग्जांपल्स आप ले सकते हो, टोटल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है 8, ठीक है, और टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है 9। सभी एग्जांपल अभी मैं यहां पर नहीं दूंगा, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ले लो, मैग्नीशियम भी ले लो, ठीक है, ये मैक्रो है, ज्यादा चाहिए। जैसे कार्बन चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, हाइड्रोजन चाहिए रिडक्शन के लिए, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए मतलब रेस्पिरेशन के लिए, नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, और मैग्नीशियम चाहिए क्लोरोफिल बनाने के लिए। मैग्नीशियम काय के लिए चाहिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए। हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर, मैंने इस बार आपको दिया नहीं, ये तो ऑलरेडी आपने स्टडी किया। वैसे फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल इनसाइड द प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस फॉर्म में होते हैं, कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स, फोटोसिंथेसिस किस, सॉरी फोटोसिंथेटिकली फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, चलो बताओ मुझे। टाइप्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अच्छा, लीफ में आदित्य, टेक्स्ट, गागरे saying chlorophyll, Xylee saying leaves, Nalkar saying chloroplast, अंकिता saying carotenes। चलो एक एक करके आ रहे हैं सामने। सुहास saying chloroplast, then chlorophyll, then Mayur saying, Rachana also saying chloroplast, sorry chlorophyll। Very good। So पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपके होते हैं दो फॉर्म के अंदर, क्लोरोफिल और दूसरा कैरोटीनॉइड्स, सॉरी कैरोटीन्स। क्लोरोफिल और कैरोटीन, याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, क्लोरोफिल कैरोटीन, कैरोटीन दो, कैरोटीनॉइड्स और xanthophyll, याद रहेंगे, कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स और xanthophyll। क्लोरोफिल टोटल 7 टाइप्स के, क्लोरोफिल A B C D E, A B C D E 5 हो गए, और दो बैक्टीरिया क्लोरोफिल और बैक्टीरिया वर्डिन, ये दोनों भी जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ये प्लांट्स के अंदर नहीं होते। तो प्लांट में 5 होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E, ठीक है। अब उसमें से क्लोरोफिल A ये इंपॉर्टेंट होता है एक्शन सेंटर, बाकी सारे पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल B से लेकर E तक और कैरोटीन्स, ये सारे पिगमेंट असेसरी पिगमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये क्यों कह रहा हूँ, की वजह ये है कि आपका मैग्नीशियम क्लोरोफिल पिगमेंट बनाता है। मैग्नीशियम क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट बनाता, समझ में आ रहा है आपके। तो हर एलिमेंट का प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ यूज होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रोटीन बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा, सबके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो सेपरेटली ये दोनों भी अलग अलग कंपोनेंट के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। नाइट्रोजन आपके प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन्स नाइट्रोजन के बगैर है नहीं,
अमाइनो एसिड के अंदर आपके नाइट्रोजन ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल बनाता। तो इसका मतलब प्लांट के अंदर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेटाबॉलिज्म के लिए जो लगते हैं, तो उसके लिए ज्यादातर मैक्रो एलिमेंट चाहिए, इसलिए ये ज्यादा फॉर्म में होना, मतलब मेजर लार्ज अमाउंट के अंदर चाहिए, माइक्रो कम अमाउंट में चाहिए। कैसे? एग्जांपल ले लो, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, आयरन, ऐसे एग्जांपल्स आप इसके अंदर ले सकते हो। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कम अमाउंट के अंदर चाहिए, थोड़े अमाउंट में। क्योंकि याद रखो, मिनरल्स अगर ज्यादा होते हैं तो दूसरे मिनरल को कम करते हैं, क्योंकि सेल की साइज स्पेसिफिक है। इसके अंदर कुछ मिनरल ज्यादा हो गए तो वो क्या करेंगे, अदर मिनरल्स को सेल में कम कर देंगे। तो इससे होता है मिनरल टॉक्सिसिटी। इससे क्या होगा, मिनरल टॉक्सिसिटी होगा। तो ये ना हो, इसीलिए मिनरल्स मैक्रो माइक्रो में डिवाइड है और उसकी स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, उससे ज्यादा अमाउंट उसको नहीं चाहिए। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? मिनरल न्यूट्रिशन समझ में आ गया आप लोगों के? ओके, सो ये है आपका मिनरल न्यूट्रिशन, और इसी में से हम लोगों ने फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी यहां पर पूरी कर दी। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इज इट डन? यस सर। ओके, तो अभी आगे हमको एनिमल फिजियोलॉजी के लिए जाना है, लेकिन टाइम तो हो गया है यहाँ पर। तो कल के लेक्चर के अंदर हम एनिमल फिजियोलॉजी पूरा करेंगे, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड, आपको मैं आज एमसीक्यूज यहाँ पर आपके टीचमेंट ऐप के ऊपर डाल दूंगा। टीचमेंट ऐप के अंदर आपको एक दिन में, मतलब 24 आवर्स के अंदर वो सारे एमसीक्यूज मतलब उसको सॉल्व करके सबमिट करना है। व्हाट्सएप के ऊपर सबमिशन नहीं लिया जाएगा, व्हाट्सएप पर सबमिशन नहीं करना। सबमिशन कहाँ करना है आपको, टीचमेंट ऐप के ऊपर सबमिशन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।